जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th इतिहास की दुनिया का जो लास्ट चैप्टर बचा था इकाई 8 कृषि और खेतीहर समाज, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय सारे क्वेश्चनों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब हम बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्न हैं। यदि हमारे द्वारा इससे संबंधित और चैप्टर को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप उन प्रश्नों को भी कवर कर सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है, यानी क्या पाया जाता है। आपका ऑप्शन दिया गया है। क में है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ख में है पोटेशियम स्थिरीकरण जीवाणु, ग में है फास्फेटी स्थिरीकरण जीवाणु और घ में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ठीक है दोस्त, चलिए 2 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 2 नंबर में कहा जा रहा है, शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है। ऑप्शन दिया गया है हाजीपुर, ख में समस्तीपुर, ग में मुजफ्फरपुर और घ में सिवान जिला। तो दोस्त इसका आंसर तो आप सबको ही पता होगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। रबी फसल बोया जाता है, यानी रबी फसल कब बोया जाता है। ठीक है दोस्त, आपका ऑप्शन है क जून जुलाई में, ख मार्च अप्रैल में, ग नवंबर में और घ सितंबर अक्टूबर में। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा नवंबर माह। नवंबर में बोया जाता है और नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। 4 नंबर में, केला में मुख्यतः होता है। केला बिहार में मुख्यतः होता है, यानी बिहार के किस जिले में केला होता है। ऑप्शन क समस्तीपुर, ख हाजीपुर, ग सहरसा और घ मुजफ्फरपुर। तो केला की बात करा जा रहा है यहाँ पे, तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हाजीपुर। चलिए 5 नंबर को देख लेते हैं। 5 नंबर में कहा जा रहा है, चावल बिहार के किस जिला में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो चावल जो है आपका ऑप्शन क सिवान, ख रोहतास, ग सीतामढ़ी, घ हाजीपुर। तो दोस्त चावल के उत्पादन में हमारा ख इसका आंसर हो जाएगा, रोहतास जिले में चावल सबसे ज़्यादा होता है। आपका 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, गर्मा फसल किस ऋतु में होता है। ऑप्शन है क ग्रीष्म ऋतु, ख शरद ऋतु, ग वर्षा ऋतु और घ बसंत ऋतु। तो गर्मा फसल जो है आपका दोस्त, इसका आंसर क हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। ग से गर्मा फसल, ग्र से ग्रीष्म ऋतु। 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। रेशेदार फसल को चुने। ऑप्शन क दिया गया है आम, ख में लीची, ग में धान और घ में कपास। तो वैसे तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा घ, कपास जो है एक रेशेदार फसल है। चलिए 8 नंबर प्रश्न, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न है, कहा जा रहा है अगहनी फसल को चुने। तो ऑप्शन क है अगहनी फसल के लिए चावल, ख जूट, ग मूंग, घ गेहूँ। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा आपका अगहनी फसल में आपका आंसर हो जाएगा क, यानी चावल जो है अगहनी फसल के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क में कहा जा रहा है, कपास एक खाली स्थान फसल है। तो कपास किस प्रकार की फसल है दोस्त। तो कपास जो है रेशेदार फसल है। क्या है, रेशेदार फसल है। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर में मक्का खाली स्थान फसल है, यानी मक्का जो है ये किस प्रकार का फसल है। तो मक्का जो है दोस्त खाद्य फसल है। कौन सा फसल है, खाद्य फसल है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, भारत एक खाली स्थान है। तो यहाँ पे कृषि भर दीजिएगा। कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे कृषि प्रधान देश है। 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 4 नंबर में कहा जा रहा है, भारत की खाली स्थान तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यानी 2/3 जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड है। यानी कि मान लीजिए कि 2/3, अगर 100 कट्ठा खेत है तो उसमें 2/3 का मतलब कितना हो गया, 200/3, यानी 66%
66.66% लोग जो है आज भी कृषि पर डिपेंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 5 नंबर में कहा जा रहा है एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्द, पहला शब्द कौन है तथा दूसरा शब्द कौन है, से बना है। ठीक है दोस्त, इसे हल्का छोटा करते हैं। पहला शब्द कौन सा होगा 5 नंबर में, तो 5 नंबर का एग्रोस और कल्चर। यहाँ पे आप एग्रोस भर दीजिए और यहाँ पे आप कल्चर भर दीजिए। ठीक है दोस्त, यहाँ पे एग्रोस और कल्चर से बना है एग्रीकल्चर। ठीक है, 6 नंबर को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है आपका चावल सर्वाधिक खाली स्थान जिला में उत्पादन होता है, यानी चावल सबसे ज़्यादा बिहार के किस जिला में उत्पादन होता है, तो 6 नंबर प्रश्न का हो जाएगा रोहतास। जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव में भी दिया गया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्त। चलिए 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर में कहा जा रहा है आपका बिहार की कृषि गहन निर्वाह प्रकार की है जिसके अंतर्गत वर्ष में खाली स्थान फसलें बोई या काटी जाती है, यानी कि ये कब बोई जाती है, यानी कितने बार बोई जाती है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 वर्ष में 4 फसलें बोई जाती है, यानी कि भारत में वर्ष में मुख्यतः 4 फसल बोई जाती है और काटी भी जाती है। चलिए 8 नंबर को देख लेते हैं। 8 नंबर में कहा जा रहा है चावल के लिए खाली स्थान जलवायु की आवश्यकता होती है, तो चावल के लिए किस प्रकार की, तो उष्णार्ध जो होता है, उष्णार्ध यानी कि उष्णकटिबंधीय मौसम इसके लिए चाहिए, उष्णार्ध मौसम चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कहा जा रहा है गेहूं के लिए खाली स्थान मिट्टी की चाहिए, यानी किस प्रकार की मिट्टी चाहिए गेहूं के लिए, तो दोमट मिट्टी में क्या होता है दोस्त, गेहूं का उपज अच्छा होता है। 10 नंबर को देख लेते हैं। 10 नंबर में पूछा जा रहा है मकई के लिए खाली स्थान जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी मकई में किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, गर्म और आर्द्र। यहाँ पे आप भर सकते हैं गर्म और आर्द्र, यहाँ पे आर्द्र, ये मौसम जो है मकई के लिए उपयुक्त है। दोस्त आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मकई को कहाँ का हृदय कहा जाता है, आपको आगे बने रहिए इस वीडियो में, हम बता भी देंगे। चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न में यहाँ पे कहा जा रहा है जो कि लघु उत्तरीय है, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की कृषि होती है। जैसा कि आप ऊपर ही देखे हैं कि मौसम के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की कृषि होती है। अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं बिहार बोर्ड क्या आंसर शीट पारित किया है। बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की कृषि होती है। ये देखिए खेती, देखिए झूम कृषि, पहला कौन सी कृषि हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ पे झूम कृषि। आदिवासी समाज के लोग जंगलों को साफ करके इस प्रकार की खेती करते हैं, यानी यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि झूम की कृषि कौन करते हैं, तो आदिवासी समाज करते हैं। इस प्रकार की खेती करते हैं, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में यह खेती होती है। कहाँ होती है दोस्त, पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट में कहा जा रहा है पारस्परिक खेती, इस प्रकार की खेती यानी कि पारस्परिक खेती, तो इस प्रकार की खेती में हल बैल की आवश्यकता पड़ती है तथा बीज की बुआई कर इस प्रकार की खेती होती है। अगला टॉपिक पे चलते हैं गहन की खेती। तीसरा है गहन खेती, आप टॉपिक बना के लिखेंगे। गहन खेती में कहा जा रहा है इसे विकसित गहन खेती भी कहते हैं। जिस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा होती है वहाँ इस प्रकार की खेती होती है, यानी कि जहाँ पे साधन होता है वहीं पे गहन कृषि होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका 4 नंबर फसल चक्र। फसल चक्र क्या होता है, 2 खाद्यान्न फसलों के बीच एक दलहनी फसल लगाया जाता है, यानी 2 फसलों के बीच में क्या होता है, एक खाली फसल यानी दलहनी फसल लगा दिया जाता है ताकि मिट्टी में उर्वरता काम कर सके। जैसे कि पहला क्वेश्चन बताया गया था कि दलहनी फसलों के जड़े में क्या पाई जाती है, तो नाइट्रोजन, तो इसलिए इसको ये रोपा जाता है और हम लोग को दालें भी मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कृषि खेती के
यानी मिश्रित खेती। यहाँ पे कह रहा है मिश्रित खेती, इस प्रकार के खेत में सामान्य समय में 2 या 3 फसल लगाने की मिश्रित खेती कहते हैं, यानी 2 से अधिक कृषि को। इसके साथ साथ में पशुपालन भी मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है। पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि मिश्रित खेती है, तो सिर्फ खेती कहेगा तो ऑप्शन में सही नहीं माना जाएगा, बल्कि कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी होगा तो सही माना जाएगा। अगला टॉपिक में देख लेते हैं। अगला टॉपिक में कहा जा रहा है रोपड़ या फिर बागवानी कृषि। इसे झाड़ी कृषि या वृक्ष कृषि भी कहते हैं, जैसे रबड़ की खेती, चाय की खेती, कोको की खेती, कहवा की खेती, नारियल की खेती, गेहूँ, संतरा आदि खेती। ये क्या होती है? रोपड़ फसल के अंतर्गत आती है। अब आपके 2 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। 2 नंबर प्रश्न में पूछा जाए रबी फसल और खरीफ फसल में क्या अंतर है। चलिए दोस्त, रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर लिख लीजिए। तो एक तरफ आप बनाइएगा रबी फसल और एक तरफ बनाइएगा खरीफ फसल। रबी फसल में लिखिएगा यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्यतः फसल जो है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि है। और खरीफ फसल में लिखिएगा यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर से दिसंबर में काट ली जाती है। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मड़ुआ, तिल इत्यादि। थोड़ा सा गर्मा फसल भी देख लीजिए, ये क्या होती है। यह मई जून में बोई जाती है और जून अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्यतः फसल है राई, मक्का, ज्वार, जूट और मड़ुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है पादप संकरण क्या है। ठीक है दोस्त, पादप संकरण कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषकों के लिए लाभदायक होगा। पादप संकरण यही वैज्ञानिक कृषि है, यानी कि इस कृषि को वैज्ञानिक कृषि भी कहा जाता है। किसानों को पादप संकरण द्वारा विकसित उच्च स्तर के बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटों, पतंगों, खरपतवारनाशी दवाओं, सिंचाई एवं विकसित खदानों एवं आधुनिक कृषि मशीनें का व्यवहार करने का उत्प्रेरित किया जा रहा है। भारत में कुछ भागों में पादप संकरण का सहारा भी लिया जा रहा है ताकि उत्पादन में वृद्धि किया जा सके और खेती की नम्रता उर्वरता शक्ति बरकरार रहे। आपका अगला प्रश्न होगा मिश्रित खेती क्या होती है। इस प्रकार की खेती में एक ही खेत में एक ही समय में 2-3 फसल उगाई जाती है, जिससे यह लाभ होगा कि एक ही समय में विभिन्न प्रकार के और अधिक फसल उगाई जा सके। इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। मिश्रित कृषि में पशुपालन भी आ जाता है। आज का आपका 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। चलिए दोस्त, 1860 के दशक में भारत में हरित क्रांति लाने का प्रयास किया गया। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से कृषि और कृषकों के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आया। उन्नत बीज, खाद एवं तकनीकी एवं मशीन के उपयोग तथा सिंचाई के साधनों में व्यवहार में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। फलतः किसान की स्थिति में सुधार आया। ये सब हरित क्रांति की ही देन है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो था जब योजना अवकाश हुआ था 1966 से लेकर के 69 के बीच में ये योजना अवकाश था 3 साल के लिए। उसी समय हरित क्रांति भारत में कौन लाया था, तो एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन डी बोरलॉग जो है विश्व स्तर पे थे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन डी बोरलॉग को विश्व स्तर पे और भारत पे एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। अब आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, गहन खेती से आप क्या समझते हैं। जिन क्षेत्रों में सिंचाई संभव हुई है उन क्षेत्रों में किसान उर्वरक और कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने लगे हैं। कृषि की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए मशीन के प्रयोग के द्वारा कृषि का यंत्रीकरण हो गया है। इससे प्रति हेक्टेयर उपज में कृषि का विकास हुआ है।
गहन कृषि का तात्पर्य है एक ही खेत में अधिक से अधिक फसल लगाना तथा उर्वरता को और बढ़ा देना। ये गहन कृषि होती है, यानी कि बार बार फसल को लगाना या फिर उसमें एक ही खेत में कई प्रकार की कृषि को कर देना एक साथ, वही गहन कृषि कहलाती है। या फिर खेत को कभी खाली न छोड़ना, ये भी गहन कृषि के अंतर्गत ही आता है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, फसल चक्र के बारे में लिखें। यह कृषि की एक नई पद्धति है। लगातार लंबे समय तक एक ही प्रकार की फसल लगाने से जमीन की उर्वरता शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। इसको रोकने के लिए दो खाद्यान्नों के बीच एक दलहनी पौधे को लगाया जाता है। बदलकर फसल लगाने की इस स्थिति को फसल चक्रण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बार बार फसल को एक ही नहीं लगाना चाहिए, फसल चक्रण में बदल बदल करके लगाना चाहिए। जैसे मौसम बदलता है ठीक उसी प्रकार फसल को भी बदल देनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। दलहनी फूल के पौधे की जड़ का गांठ नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। जीवाणु वातावरण के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाते हैं तथा खेती की उर्वरता को भी बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का भी प्रयोग करते हैं। इस तरह से क्या होता है, फसल चक्रण के द्वारा खेत की उर्वरता शक्ति बरकरार रहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रोपण या फिर बागवानी खेती से आप क्या समझते हैं। रोपण कृषि को झाड़ी कृषि या फिर वृक्ष या बागवानी की खेती भी कहते हैं। 19वीं शताब्दी में इसे अंग्रेजों ने शुरू किया था, यानी इसी के अंतर्गत नील की कृषि आती है। इसमें एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। ऐसे ही फसलों में रबड़, चाय, कहवा, कोको, मसाले, नारियल, सेब, संतरा इत्यादि फसलें आती है। इस तरह की खेती में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की खेती भारत में उत्तर पूर्वी भाग में होती है। उत्तर पूर्वी भाग में कौन कौन से राज्य आते हैं, जैसे कि असम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सभी राज्य। पश्चिम बंगाल के उपमहाद्वीप क्षेत्रों तथा प्रायद्वीपीय भारत के नीलगिरी, अन्नामलाई व फिर इलायची की पहाड़ियों पर ये खेती की जाती है। अर्थात केरल, महाराष्ट्र, गोवा जैसे क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। आपका 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के उपाय बताएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की खेतियों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण कृषि पर ही आधारित है। गांवों या शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए आवश्यक है कि आधुनिक ढंग से कृषि करने का कृषि के आधुनिकीकरण से मृदा की उर्वरता शक्ति को पुनः प्राप्त होती रहे ही है। साथ साथ अत्यधिक उत्पादन की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। नकदी फसल करने से उद्योग में बढ़ोतरी के साथ साथ किसानों को अच्छी आमदनी भी मिलती है। उपयुक्त उपायों के द्वारा किसानों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। यानी कि आप वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के उपाय समझ पाए होंगे। इस उपाय के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार भी लाया जा सकता है। आपका 10 नंबर प्रश्न खत्म हो गया। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ गए हैं, जो कि पहला प्रश्न कहा जा रहा है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, कैसे। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यहाँ विश्व की 11% भूमि कृषि योग्य है। वहीं भारत की कुल भूमि का 51% भाग कृषि योग्य है। कृषि भारत के कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 35% योगदान देता है, जो कि बहुत ही कम माना जाता है। इसके बाद में सबसे ज़्यादा योगदान जीडीपी में कौन देता है। सबसे ज़्यादा योगदान दो है, सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र देता है, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है, जीडीपी का फुल फॉर्म है। 35% योगदान देता है। भारत के पास विशाल स्थल क्षेत्र उपजाऊ भूमि का उच्च प्रतिशत भी है। भारत में कृषि जीवन की रीढ़ है। भारत में कृषि परंपरागत ढंग से होती रही है।
अतः स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद इस पहलू पर विचार किया गया कि समग्र आर्थिक विकास के साथ साथ कृषि का विकास होना आवश्यक है। भू व्यवस्था में परिवर्तन, सिंचाई के साधनों आदि में विकास से कृषि उत्पादन में वृद्धि भी हुई है। 1960 के दशक में भारत सरकार ने हरित क्रांति को लाया। 1966 में हरित क्रांति आया था। किसके द्वारा आया था आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ऊपर ही हम आंसर बता दिए हैं। इसके कारण खाद्यान्न उत्पादन में आशातीत बढ़ोतरी हुई है, यानी कि खाद्यान्न में वृद्धि हुई है। यहाँ से कृषि में उच्च तकनीकी एवं वैज्ञानिक पद्धति का प्रवेश होता है। पादप संकरण द्वारा उच्च प्रकार के बीजों का किस्मों का विकास किया गया। उर्वरक पीड़ित नाशी, खरपतवार नाशी के प्रयोग एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई में विकास तथा आधुनिक यंत्रों द्वारा कृषि कार्य के कारण कृषि एक व्यवसाय के रूप में भी विकसित हो गया है। कृषि प्रधान देश होने के कारण ही भारत सरकार बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कृषि पर आधारित बल दिया गया है और दिया जा भी रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आपका 2 नंबर प्रश्न है, कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कृषि के लिए लाभदायक है कैसे? यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि लाभदायक कैसे है, इसी के बारे में आपको आंसर शीट लिखना है। तो चलिए आंसर शीट लिखिए आप। कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषकों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। पारंपरिक कृषि यानी कि खेती से किसानों की उपज अच्छी नहीं होती थी। वहीं एक ही प्रकार के खाद्यान्न लगाने से मृदा में उर्वरता शक्ति भी क्षीण पड़ जाती थी। सिंचाई के लिए वर्षा की निर्भरता से या अनावृष्टि के कारण फसल सूख जाते थे या फिर अनावृष्टि के कारण फसल नष्ट हो जाते थे। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण खेती के लिए कुछ इस प्रकार खेती के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। हरित क्रांति 1960 के दशक में हरित क्रांति लाने का प्रयास किया गया। आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे टॉपिक बना के, यहाँ पे हरित क्रांति 1960 के दशक में हरित क्रांति लाने का प्रयास किया गया। केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्रयास से हरित क्रांति किसानों के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव लाया और उन्नत बीज, खाद, नई तकनीकी और मशीनों के उपयोग से तथा सिंचाई के संसाधनों के व्यवहार से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। अगला टॉपिक बना के लिखेंगे पादप संकरण। पादप संकरण द्वारा उच्च प्रकार के बीजों में किस्मों का विकास किया गया जिससे कृषि को और बढ़ावा दिया जा सके। इसके द्वारा विकसित उच्च प्रकार के बीजों, रसायन, उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवार नाश करने वाले दवाओं, सिंचाई के विकसित साधनों एवं आधुनिक कृषि मशीनों का व्यवहार करने को प्रेरित किया गया रहा है। ये सब वैज्ञानिक पहलू है जिन्हें कृषि में लाया जा रहा है। निश्चित तौर पर परंपरागत खेती से आधुनिक लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं, अधिक लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है, अब भारत खाद्य के मामलों में पूर्णतः आत्मनिर्भर हो रहा है और लगभग हो भी गया है। आपका 3 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है बिहार की कृषि मानसून के साथ जुआ कहा जाता है कैसे? यानी कहने का मतलब यदि मानसून नहीं आया तो बिहार में कृषि जुआ का समान हो जाएगा। कैसे? बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, लेकिन मानसूनी वर्षा पर निर्भरता के कारण यहाँ की कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। यदि मानसून नहीं आया तो लोग जो है सिंचाई से वंचित हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है। इसका मुख्य कारण है यहाँ नदियों की संख्या अत्यधिक है, फिर भी सिंचाई का प्रबंध अभी तक नहीं हो पाया है। किसान पूर्णतः मानसून पर ही निर्भर रहते हैं और मानसून अनिश्चितता है, यानी कि कभी बहुत ज़्यादा बारिश और कभी बहुत कम बारिश। मानसून की अनिश्चितता के कारण कभी वर्षा बिल्कुल ही नहीं होती, कभी सूखा भी पड़ जाता है, फलतः सूखा आ जाते हैं और कभी कभी अत्यधिक वर्षा हुई तो पानी में फसलें डूब जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी वर्षा अनुकूल होती है तो कृषि अच्छी होती है। इस प्रकार यहाँ की खेती जुआ के समान है पाया गया है। आया तो
या नहीं आया तो गया, आया तो आया, नहीं आया तो गया, इस पे कहा गया है। यही कारण है कि बिहार की कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। आप समझ पाए होंगे कि यदि बिहार में मानसून नहीं आया तो कृषि नहीं हो पाएगा। जैसे कि आज की स्थिति में आप देख ही सकते हैं कि जितने लोग हैं कैसे पानी पटा पटा करके खेतों को रोप रहे हैं। बारिश आ रहा है, जा रहा है, बहुत ही कम बारिश हो रही है। आपका 4 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, कृषि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम हो सकता है कैसे? यानी कि कृषि जो है परिवर्तन का माध्यम कैसे हो सकता है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय समाज एक कृषक समाज है, इसलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है, यानी निर्भर है, लेकिन कृषकों की स्थिति में वांछित सुधार नहीं आया है। अभी भी लोग छोटे किसानों की स्थिति दयनीय है। यहाँ पे लोगों की स्थिति क्या है? अत्यधिक दयनीय है। लेकिन स्थानों पर जो स्थिति बहुत नाजुक है, अतः किसानों की समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि और कृषकों की स्थिति में सुधार लाए बिना सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता है। कृषि में और आर्थिक सुधार लाने की आवश्यकता है। इसके लिए कृषि को उद्योग का दर्जा भी देना होगा। इससे कृषि और कृषकों की स्थिति में वांछित बदलाव आएगा। परंपरागत कृषि के स्थान पर वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा देना होगा। कृषि कार्य में लगे लोगों को सामाजिक समानता भी देना होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां कृषि कार्य में रुचि ले सके। भावी पीढ़ी को कृषि की ओर आकृष्ट करने के लिए आवश्यक है स्कूल कॉलेज पाठ्यक्रमों में कृषि शिक्षा को स्थान दिया जाए तथा इस विषय की पढ़ाई भी हो, ताकि बच्चे कृषि के प्रति आकर्षित हो। कृषि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। कृषि में सुधार होने से किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा। इसका लाभ उठा करके अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। आमदनी बढ़ने से या यंत्रीकृत कृषि शुरुआत होगी। इस प्रकार समाज में परिवर्तन आएगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि कृषि होगी तो कच्चे माल की उत्पादकता ज़्यादा बढ़ेगा, और जब कच्चे माल की उत्पादकता ज़्यादा बढ़ेगा तो उद्योगों के पास कच्चा माल जब ज़्यादा जाएगा तो लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा, क्योंकि उसकी मशीनें कभी बंद नहीं होगी। जैसे कि चीनी मिल है, चीनी मिल में जैसे गन्ना ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है कि चीनी मिलें बंद हो जाती है। यदि गन्ना न ख़त्म हो तब तक चलता ही रहेगा ना। इसी तरह से है, कपास अगर बराबर मिलता रहे, जो भी कच्चा सामग्री मिलता रहेगा मिलों को, वो मिल बंद नहीं होने वाली है, यानी कि लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। अब आपका 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इसे समझाएं। कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषकों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। पारंपरिक खेती से किसानों की उपज अच्छी नहीं होती थी, वहीं एक ही प्रकार की खाद्य लाने में मृदा की उर्वरता शक्ति भी क्षीण पड़ जाती थी। यानी कि एक बीज को बो दिए, फिर काट के अगले बार ऐसे करके बोते थे। सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भरता या वो अनावृष्टि के कारण फसल सूख जाता था, यानी कि कोई दवाइयाँ नहीं मिलता था फसलों को ताकि वो फिर से उपज सके। अनावृष्टि के कारण यानी ओला पड़ने के कारण फसलें नष्ट भी हो जाते थे, इसके कारण फसल नष्ट हो जाते थे। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण खेती के लिए कुछ इस प्रकार कृषि के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। हरित क्रांति आ गया। जैसे ही हरित क्रांति 1966 में आया था, यानी 1960 के दशक में कहा जा रहा है आया था, तो लाने का प्रयास किया गया। केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्रयासों से कृषि और किसानों के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आया। उन्नत बीज, खाद, नई तकनीकी एवं मशीनों के उपयोग से, नए सिंचाई के साधनों में व्यवहार से कृषि उत्पादन में वृद्धि भी हुई। पादप संस्करण द्वारा टॉपिक बना के लिखेंगे दोस्त आप। पादप संस्करण द्वारा उच्च उत्पादक के बीजों के किस्मों का विकास किया गया। इसके द्वारा विकसित उच्च प्रकार की बीजों, रसायन उर्वरकों, कीट पतंगे, खरपतवार नाश करने वाले दवाओं, सिंचाई के विकसित साधनों एवं आधुनिक कृषि मशीनों का व्यवहार करने को
उत्प्रेरित किया जा रहा है। ये सब वैज्ञानिक पहलू है जिन्हें कृषि में लाया जा रहा है। निश्चित तौर पर परंपरागत कृषि से अधिक लाभदायक सिद्ध हो रहा है। अब भारत खाद्यान्न के मामला में पूर्णतः आत्मनिर्भर है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। आपका कृषि और खेतिहर समाज का टॉपिक जो है समाप्त हो चुका है। हमने जितने कम समय में कोशिश किया उतना कम समय में इस वीडियो को कवर कराए हैं। और यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए। और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में हम ये बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप कौन से फेयर करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है। बेस्ट ऑफ लक।